गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और इधर एक दो दिन से ये करंट वाली क्लास 2-3 दिन से नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज से कंटिन्यू ये 10:30 बजे फिर से चलेगा 10:30 AM पे, जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ डेली न्यूज और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की क्लास को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और आप लोगों को पता ही कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। और इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपने तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार, और ये मेरे बारे में। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइलिंग। इस दोनों लिंक को आप लोग फॉलो कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ, सभी क्लास के लिंक और डेली न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में, और जो भी आपके पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है सब कुछ वैसे ही अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। और दूसरा जो है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी जरूर फॉलो करिए। इस पे क्या है कि रोजाना 3:30 बजे से यहाँ पे दो क्लास होती है ऐप पे, और दोनों क्लास फ्री होती है। एक 3:30 बजे से होती है, एक 5 बजे से होती है, 5 PM से। 3:30 3 बजे से क्या होता है कि आपका, सॉरी ये नहीं, 1 ईयर, 1 साल के करंट का पूरा टेस्ट चल रहा है। इस पे 1 साल के पूरे करंट का मैं टेस्ट करा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 5 बजे से मैं एनसीईआरटी का टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एनसीईआरटी के टेस्ट हो रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे डिस्कस हो रहे हैं, 6 to 12 तक के सभी एनसीईआरटी के। तो अभी हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री के बाद फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो आप दोनों में मेरे लिंक को, इसको भी और इसको भी फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे दोनों चीजें आपको बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट में मिलेंगी। और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे अनअकैडमी पे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं जो आपको यूपीएससी की तैयारी पे हर कदम पे आपके साथ रहेंगे। और ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे, ये सब अभी कोर्सेज शुरू होने वाली हैं। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, दो तरीके का है, प्लस और आइकॉनिक। और ये दोनों जीएस का कोर्स है, यानी जीएस का फाउंडेशन कोर्स है। यहाँ पे कंप्लीट जीएस की तैयारी होगी। और इसके लिए आपको प्लस पे डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल, टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। और जो जीएस का फाउंडेशन होता है ना, वो मिनिमम 1 साल लगते ही हैं जीएस को कवर करने में, 1 से 1.25 साल। तो ये तीनों में तो आपका जीएस कवर होगा ही नहीं। तो ये 1 ईयर का जो है फाउंडेशन बैच है, ये लें, या तो 2 ईयर का ज्वाइन करें, या तो 3 ईयर का। इसमें क्या है कि जिन लोगों को 2022 में यूपीएससी का एग्जाम देना है, उनके लिए 1 ईयर का फाउंडेशन बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को 2023 में देना है, वो लोग 2 साल का ज्वाइन करें। जिन लोगों को 2024 में देना है, वो लोग 3 साल का ज्वाइन करें। जैसे कि जो लोग अभी 12th में हैं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, और उनको भी 3 साल बाद यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो वो लोग। तो 1 साल की फीस है 49,500, 2 साल की 72,000, और 3 साल की है 90,000। इन तीनों फीस पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप एडमिशन के समय इस कोड का यूज करेंगे तो। जैसे कि जब भी आप एडमिशन लेंगे, तो सब्सक्रिप्शन लेते समय आपसे एक रेफरल कोड मांगता है, तो उस कोड के जगह पे आप एक कोड डाल देंगे, स्वदीप, SWADEEP। ये कोड डालेंगे तो आपको सभी फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर आप 1 साल में ले लेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 44,550 रुपए में। 2 साल का कोर्स ले लेंगे तो ये हो जाएगा 64,800 में। और 3 साल का लेंगे तो ये हो जाएगा 90,000 की जगह 81,000 में। तो ये डिस्काउंट। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक भी मैंने बताया था, जीएस का फाउंडेशन है, जिसमें ये प्लस कोर्स वाली सारी चीजें मिलेंगी जो रेगुलर क्लासेज होती है। इसके अलावा आपको पर्सनल कोच मिलेंगे आइकॉनिक में। यही एक्स्ट्रा फीचर्स है कि पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरे स्टडी प्लान पे ध्यान, और पर्सनली फीडबैक भी मिलेगा। ये भी आपका 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए प्रोग्राम है। तो 1 साल का 69,500, 2 साल का 1,07,000 और 3 साल का 1,41,000। कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो इन सब पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस हो जाएगी 1 साल की 62,550 रुपए, 2 साल का हो जाएगा 96,300, और 3 साल का 1,26,900। तो वो रहा जीएस। अब इसके बाद ऑप्शनल के अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो ऑप्शन आप 6 महीने के लिए ले सकते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। 6 महीने की फीस 22,500, 12 महीने की यानी 1 साल की 27,500, 2 साल की 40,000, 3 साल की 50,000। इन सब पे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा स्वदीप कोड के इस्तेमाल करने पर। यानी 6 महीने की फीस हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट 20,250, 1 साल की हो जाएगी 24,750, 2 साल की 36,000 और 3 साल की 45,000 रुपए। और ए अन अकेडमी कॉम्बैट है, मैंने आप लोगों को बताया ही था। अगला टेस्ट है इसका 7 फरवरी को सुबह 11 बजे। आप सबके लिए फ्री टेस्ट है, और ये लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है अन अकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए, वो भी
फ्री में है, तो सभी लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। करना कुछ नहीं, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहीं पे आपको अनअकैडमी कॉम्बैट मिलेगा, वहीं पे आपको इनरोल करना है। जब भी इनरोल करने के लिए करेंगे तो वहां पे आपसे कोड मांगेगा, तो कोड जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP, आप एक कोड डाल देंगे तो आप यहाँ पे इनरोल हो जाएंगे और आप टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। ये टेस्ट 60 मिनट का होगा, 1 घंटे का, 60 क्वेश्चन, 13 टोटल टेस्ट है। अल्टरनेटिव संडे यानी हर 14 दिन पे होगा, ये संडे संडे हर 14 दिन पे, ठीक है। और जो इसमें रैंक 1 से 3 रैंक तक आएंगे, जो टॉप 3 रैंकर्स हैं, उनको 3 महीने का यूपीएससी जीएस प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन, रैंक 4 से लेके 150 रैंक तक वालों को 1000 रुपए का अमेजन का गिफ्ट वाउचर यहाँ पे मिलेगा। और 25 तारीख से यानी आज से ही अनअकैडमी क्या है कि एक बैच शुरू कर रही है 2021, 22, 23 के लिए 25 तारीख आज से ही, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। 6 महीने का बैच है, 6 महीने का है। जो लोग इस बार 2021 में प्रीलिम्स एग्जाम देंगे उनके लिए बैच शुरू हो रहा है, तो जरूर ज्वाइन करें। जिनको सब प्रीलिम्स देना है, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल तीनों में अवेलेबल है। 1 ईयर का फाउंडेशन बैच भी है, जो लोग 2022 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे उनके लिए, ये भी आपका इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल में है। उसके बाद 2 साल का भी फाउंडेशन बैच है, जो लोग 2023 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे उनके लिए, ये भी 25 तारीख से आज से ही इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल। और एक एनसीईआरटी का भी बैच अनअकैडमी ने शुरू किया है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए, वो चाहे आप 21 में दें, 22 में दें, 23 में दें, कभी भी एग्जाम दें, एनसीईआरटी तो हमेशा पढ़ना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी आज से शुरू हो रहा है, वही आपका इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल ये भी है, जरूर इसको ज्वाइन करें। और इसी एनसीईआरटी के बेस पे ही जैसे ये क्लास शुरू हुई है, मैंने भी एक टेस्ट सीरीज शुरू किया है एनसीईआरटी पे, टेस्ट 6 to 12 तक की सारी एनसीईआरटी का टेस्ट। लेकिन ये टेस्ट सीरीज का कोई कॉस्ट नहीं है, सब आपके लिए फ्री है और ये होगा अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे होता है, रोजाना शाम को 5 बजे। तो अभी इसमें हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री के फिनिश होने के बाद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी भी शुरू करेंगे। तो अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे जाइए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे प्रोफाइल को, और वहां पे सारी क्लासेज आपको फ्री में मिलेंगी। और मान लीजिए अगर आप जीएस और ऑप्शनल एक साथ कॉम्बो एडमिशन ले लेते हैं, तो मान लीजिए आप जीएस का आइकॉनिक और साथ में अगर ऑप्शनल ले लेते हैं, तो इसका भी 1 साल, 2 साल, 3 साल का है। 1 साल का लगेगा 88,705, 2 साल का 31,510, 3 साल का 1,67,220। और इस पे अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा। और जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल अगर आप साथ में ले लेते हैं तो भी 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680, 3 साल का 21,200, कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस पर भी 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि आइकॉनिक का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज से आइकॉनिक का प्राइस बढ़ गया है। तो अब आइकॉनिक का एडमिशन अब 25 तारीख से अपग्रेड हो चुका है, तो इसके कुछ फीचर्स भी अपग्रेड हुए हैं। तो आप लोग इसका एडमिशन आइकॉनिक जिनको लेना हो जरूर यहाँ पे ले लें, ठीक है। अब आइए आज मैं अपना टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ध्यान से देखते हुए चलें। तो आज इधर 1-2 दिनों से करंट की क्लास 2-3 दिन से हो नहीं पा रही थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो अब ये क्लास कंटिन्यू चलेगी, अब इसमें कोई ब्रेक भी नहीं आएगा, रोजाना सुबह 10:30 बजे। तो आज हमारा इस टाइम पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेली न्यूज और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, रोजाना सुबह 10:30 बजे 10:30 AM पे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, आज थोड़ा फॉर्मेट भी चेंज किया है मैंने आप लोगों के लिए, कि आज का हमारा पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल के कि जल की क्वालिटी के टेस्टिंग के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या, कैसे, एक एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखते हुए चलें, क्या कह रहा है, क्या क्या चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसानी से। क्या कह रहा है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार जल्द ही महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से 5 महिलाओं को प्रशिक्षित करेगी। किसने किया है? जल शक्ति मंत्री ने ये घोषणा की है। क्या की है कि जो केंद्र सरकार का एक मिशन है जल जीवन मिशन, एक केंद्र सरकार का मिशन है जल जीवन मिशन, इस मिशन के तहत ही जल की क्वालिटी को जांचने के लिए, पानी की क्वालिटी को जांचने के लिए प्रत्येक गांव से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। अगला कि सरकार वर्ष 2024 तक सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गांव में सुलभ एवं सस्ती जल गुणवत्ता परीक्षण और संरचना भी स्थापित करेगी। और केंद्र सरकार ने भी फैसला लिया है कि 2024 तक सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गांव में सुलभ एवं सस्ती जल गुणवत्ता परीक्षण और संरचना भी स्थापित की जाएगी। आगे
और एक ज्ञात हो कि देश में 52,000 से अधिक स्थान ऐसे हैं कि कितने 52,000 से अधिक जहां फ्लोराइड और आर्सेनिक आदि की अधिकता के कारण जल काफी प्रदूषित है और पीने योग्य नहीं है। मतलब पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है तो पानी पीने योग्य यूज में नहीं हो सकता। और 52,000 से भी ज्यादा ऐसे जगह हैं जहां पे, तो उसी के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव से 5 महिलाओं को जल के क्वालिटी को जांचने के लिए ट्रेनिंग देने की का काम शुरू कर रही है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। आगे क्या कह रहा है कि पंजाब और राजस्थान के कई क्षेत्र में, ठीक है, कीटनाशकों के अधिक उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इन क्षेत्रों में क्या है कि पानी को साफ करने के लिए कीटनाशक का लोग उपयोग कर देते हैं तो इससे और भी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ऐसे में पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के चलते जल की गुणवत्ता जांच करने हेतु लोगों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है कि पानी की अच्छी क्वालिटी करने के लिए या उसकी जांच के लिए उसको किस तरीके से किया जाएगा। लोगों को ट्रेनिंग होनी चाहिए, बिना ट्रेनिंग के फिर और भी दिक्कत होगी। इसीलिए और ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से पीने योग्य पानी की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना भारत जैसे देश में एक महत्वपूर्ण घटक है जहां वर्ष 2015 में 163 मिलियन लोगों के पास पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं था और यह आंकड़ा किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है। तो ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है, 2019 में हुआ था, जिसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से जलापूर्ति यानी हर जल घर सुनिश्चित करना है। और इस समय ये प्रोजेक्ट चल भी रहा है ठीक ठाक। अभी हर गांव एरियाज में पानी बहुत जगह पहुंच गया है, बहुत जगह चलने की योजना चल रही है, लगाए जा रहे हैं। तो ये केंद्र सरकार ऐसा कर रही है, तो इसी के लिए ट्रेनिंग भी की भी व्यवस्था करा रही है वही महिलाओं को। और इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जरूर ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो आज का टॉपिक है हमारा वो है माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार। क्या है माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार, इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, हमारे भारत के युवा गणितज्ञ हैं निखिल श्रीवास्तव, इनको मिला है ये पुरस्कार। इसीलिए क्या नाम है पुरस्कार का, माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि भारतीय युवा गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को दो अन्य गणितज्ञों के साथ प्रतिष्ठित 2021 के माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार के संयुक्त विजेता के रूप में नामित किया गया है। इनका नॉमिनेशन हुआ है। निखिल श्रीवास्तव भारत के युवा गणितज्ञ दो अन्य गणितज्ञों के साथ 2021 का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है माइकल और शीला हेल्ड जो गणित के क्षेत्रों में मिलता है, तो 2021 के लिए दो अन्य गणितज्ञों के साथ निखिल श्रीवास्तव को भी शामिल किया गया है जो भारत के हैं। निखिल श्रीवास्तव को यह पुरस्कार कैडिसन सिंगर समस्या और रामानुजन ग्राफ पर लंबे समय से अनुत्तरित प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, इसलिए इनको मिल रहा है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के निखिल श्रीवास्तव के अलावा स्विट्जरलैंड के एडम मार्कस और अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के डैनियल एलन स्पिलमैन का भी इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे किस लिए मिल रहा है और क्या क्या चीजें हैं। आगे देखिए कि माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार के बारे में देख लीजिए क्या कह रहा है कि माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार कॉम्बिनेटोरियल और डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन अथवा कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित विषयों जैसे कि एल्गोरिदम, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट नवीन और रचनात्मक और प्रभावशाली अनुसंधान को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को एक पदक और 1 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि भी प्रदान की जाती है। और इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार की, ध्यान में रखेंगे। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है एबेल 370। आज हम एबेल 370 के बारे में देखेंगे। क्या है एबेल 370, ध्यान से देखिए। ये आकाश गंगाओं के बारे में बातचीत कर रहा है, क्या है ध्यान से देखते हुए चलें। एबल 370 के बारे में क्या क्या बातें हैं, ध्यान से कि हाल ही में नासा ने आकाश गंगाओं के एक विशाल क्लस्टर एबल 370 की एक अद्भुत इमेज जारी की है, ठीक है। एबल 370 की अद्भुत इमेज किसने, अद्भुत मतलब अच्छी इमेज, और किसने,
नासा ने आकाश गंगाओं का एक विशाल क्लस्टर, आप देख रहे होंगे इतने सारे आकाश गंगाएं एक साथ आपको इस इमेज में नजर आ रही होगी। तो ये चित्र नासा ने जारी किया है। क्या है खास, ये देखिए कि पृथ्वी से लगभग 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एबल 370 एक आकाश गंगा क्लस्टर है, जिसमें कई सौ आकाश गंगाएं भी मौजूद हैं। और आकाश गंगा क्लस्टर संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे खगोलीय निकाय होते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ नजर आते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेंगे। और आकाश गंगाओं के अलावा आकाश गंगा क्लस्टर में एक्स किरणों का उत्सर्जन करने वाली मल्टी मिलियन डिग्री गैस की विशाल मात्रा और डार्क मैटर भी मौजूद होता है। और डार्क मैटर आकाश गंगा क्लस्टर को एक साथ बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। ये होता है डार्क मैटर। ठीक है, चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है आज का लौ अयस्क नीति 2021 के बारे में हम लोग देखेंगे। आयरन और ए पॉलिसी 2021, लौ अयस्क की नीति आई है 2021 के आर्टिकल है, बेहतरीन क्यों है चर्चा में, ये देखिए पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट करा ध्यान से पढ़ते हुए। लौ अयस्क नीति 2021 एक्चुअली बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, एकदम इजी इजी में। अब ध्यान से पढ़ते चलेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो क्या कह रहा है कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने लौ अयस्क से जुड़ी नीति लागू की है। किसने ये नीति लागू की है? रेल मंत्रालय ने की है, ये ध्यान में रखेंगे सबसे पहली बात। और यह नीति बोगियों के आवंटन और लौ अयस्क की ढुलाई का नियमन करती है। और यह जो नीति है क्या करती है कि जो बोगियां हैं, जो मालगाड़ी आप इमेज में देख रहे होंगे, जो बोगियां हैं इनका आवंटन की कितनी बोगी लगेगी, क्या लगेगी, लौ अयस्क के ढुलाई के लिए। ठीक है, तो आगे ध्यान से पढ़िए क्या है। और यह जो नई अयस्क नीति पे अभी बात हुई है, ये कब से? 10 फरवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगी। ये लागू हो जाएगी 10 फरवरी 2021 से। नई लौह अयस्क नीति 2021 की जो आयरन और ए पॉलिसी आई है 2021 में। ये अब इसमें क्या क्या चीजें हैं एक एक करके पढ़िए। क्या है लौह अयस्क नीति 2021, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये देखिए। लौह अयस्क नीति 2021 क्या कहती है कि भारतीय रेलवे ने बोगियों के आवंटन और लौ अयस्क की ढुलाई का नियमन करने वाली लौ अयस्क नीति से जुड़ी नई नीति की घोषणा की है। जो नीति है लौ अयस्क नीति, इसकी नई नीति बनी अभी 2021 में। इसके पहले भी ये चलती थी, जिसमें क्या होता है कि जो बोगियां जो मालगाड़ियां हैं उसके कितने बोगी होंगे उनका आवंटन करना और कितना माल ढुलाई क्या कैसे वगैरह पूरा नियम वगैरह ये सब सारी चीजें इसी नीति के तहत बनती है, इसी पॉलिसी के तहत। तो अभी नई पॉलिसी 2021 लागू कर दी गई है, मतलब ये अभी घोषणा हुई है और 10 फरवरी से ये लागू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है इस नई नीति का, ये देखिए। नई नीति का उद्देश्य ग्राहकों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय रेलवे लौह अयस्क ग्राहकों की माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ इस्पात उद्योग की माल ढुलाई से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये करना है नई नीति का उद्देश्य कि ग्राहकों को जितनी आवश्यकता है वर्तमान में उसको पूरा करना और साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना कि जो भी लौह अयस्क की माल ग्राहकों से उनकी आवश्यकताओं के साथ साथ जा रही हैं वो उनको उन सुविधा के साथ मिल रही है या क्या क्या चीजें। ठीक है, आगे देखिए। इसका लक्ष्य इस्पात उद्योग को घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के योग्य भी बनाता है। ठीक है, इसका लक्ष्य जो है इस्पात उद्योग को घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों के लिए वैश्विक स्तर पर, ये ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि इस्पात का उत्पादन मुख्य तौर पर लौह अयस्क समेत अन्य कच्चे माल के परिवहन पर निर्भर करता है। ठीक है, और नई नीति में यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि उपलब्ध लोडिंग अनलोडिंग समेत, मतलब लोडिंग अनलोडिंग के साथ साथ बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए ग्राहकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। उसमें लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ इंक्लूड। और नई नीति को लौह अयस्क नीति 2021 नाम दिया गया है और यह 10 फरवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगी, लागू हो जाएगी। और नई नीति के अनुसार रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, बोगियों के आवंटन प्रणाली में अब बदलाव भी करेगा। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अब नई नीति के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, क्या क्या बिंदु हैं ये देखिए। ये जो नई नीति आई है 2021, इसके क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं ये ध्यान से पढ़ लीजिए कि बोगियों के आवंटन और माल ढुलाई के संदर्भ में नए और पुराने संयंत्रों को एक समान अब महत्व दिया जाएगा। जो नए संयंत्र आएंगे वो भी और जो पुराने हैं उन सबको एक समान महत्व मिलेगा।
मतलब सबका यूज किया जाएगा। और लौह अयस्क की प्राथमिकता के आधार पर ढुलाई की व्यवस्था में अब बदलाव भी किया जाएगा माल ढोने के लिए। और ग्राहकों द्वारा विकसित की गई लोडिंग और अनलोडिंग की बुनियादी ढांचागत व्यवस्था की उपलब्धता के आधार पर लौह अयस्क की ढुलाई को प्राथमिकता में श्रेणीबद्ध किया जा रहा है, और ताकि लौह अयस्क की ढुलाई में तेजी आ सके उसका कैटेगराइजेशन किया जाएगा। ठीक है, कि जिसको जैसे माल जिस कैटेगरी का है उसको उसके तक आसानी से पहुंच सके। और नई नीति के अनुसार घरेलू विनिर्माण गतिविधि के लिए लौह अयस्क के आवागमन के लिए उच्च प्राथमिकता भी दी जाएगी। और देश में कच्चे लोहे के परिवहन में जिन मुख्य लौह अयस्क परिवहन को प्राथमिकता दी जाएगी उनमें शामिल है कौन कौन? इस्पात, पिग आयरन, स्पोंज आयरन, पैलेट और सिंटर प्लांट के ऐसे मालिक जिनके पास लोडिंग और अनलोडिंग दोनों तरफ के लिए अपने स्वयं के निजी साइड उपलब्ध हैं उनके लिए। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ग्राहकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास लोडिंग या अनलोडिंग में से किसी एक तरफ की साइडिंग की अपनी व्यवस्था भी है। और उसके बाद उन ग्राहकों को जिनके पास ना तो लोडिंग की तरफ और ना ही अनलोडिंग की तरफ व्यवस्था है, जो पूरी तरह से सरकारी भंडारण और साइडिंग पर भी निर्भर है, उनको भी होगा। तो ग्राहक माल ढुलाई के लिए अपनी अभियोग्यता और आवश्यकता के अनुसार अपनी प्राथमिकता या प्राथमिकताओं का चयन करने के लिए स्वतंत्र भी होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं इसमें कि प्राथमिकता का चुनाव करने के लिए अनुमति लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। और कम गुणवत्ता वाले लौह अयस्क को जिसके उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान अस्वीकृत कर दिया गया हो उससे प्राथमिकता श्रेणी डी के अंतर्गत किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकेगा। और माल ढुलाई के ठेकों के अंतर्गत ग्राहक अपनी आवश्यकता अनुसार मांग पत्र जारी करने के लिए स्वतंत्र भी होंगे। और भी एक दो पॉइंट है कि व्यवसाय को सुगम बनाने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा दस्तावेजों की जांच पड़ताल और व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। और अब ग्राहक को किसी भी प्राथमिकता श्रेणी में अपने माल की ढुलाई के लिए वचन पत्र देना होगा कि माल की खरीद से लेकर उसकी ढुलाई और उसके इस्तेमाल में केंद्र और राज्य सरकारों के नियमों और कानूनों का अनुसरण किया गया है। और इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए ग्राहकों को जिम्मेदार माना जाएगा। और ग्राहक द्वारा की गई किसी गलती का हर्जाना रेलवे को देना होगा। ये ध्यान में रखेंगे। जो अब नई इस्पात नीति आई है इसका महत्व क्या है, ये देखिए क्या है इसका महत्व। कि गौरतलब है कि रेलवे के कुल माल परिवहन में लौह अयस्क दूसरा सबसे प्रमुख माल है। ठीक है, और 2019-20 में रेलवे द्वारा कुल मतलब की गई कुल 1210 मिलियन टन की माल ढुलाई में लौह अयस्क और इस्पात की हिस्सेदारी 17% की रही थी, जिसमें से 53.8 मिलियन टन स्टील और 153.35 मिलियन टन लौह अयस्क शामिल है इस्पातों में। ये ध्यान में रखेंगे। और रेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई लौह अयस्क नीति 2021 का इस्पात उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव भी देखने को भी मिलेगा। और इसकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में मजबूती मिलेगी और देश की आर्थिक गति भी इसके द्वारा फिर तेज होगी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शनि के चंद्रमा टाइटन पर समुद्र। सी ऑन सैटर्न मून टाइटन क्या है, ध्यान से पढ़िए कि शनि का जो चंद्रमा है उसके टाइटन पर समुद्र की पहचान की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। इमेज में आप देख सकते हैं क्या है। उसके बाद क्यों है चर्चा में शनि के चंद्रमा टाइटन पर समुद्र। क्या कह रहा है कि हाल ही में शनि के चंद्रमा यानी जो सैटर्न मून है, शनि का जो मून है उसका नाम है टाइटन। ठीक है, उस पर लगभग 1000 फुट गहरे समुद्र का पता चला है। अभी हाल ही में पता चला है। तो क्या क्या खास बात है, ध्यान से देखते हुए चलें। खगोलविदों ने शनि के चंद्रमा टाइटन की सतह पर सबसे बड़े समुद्र का अनुमान लगाया। जो खगोल शास्त्री होते हैं उन्होंने पता लगाया अभी अपने रिसर्च में, अभी उन्होंने पता लगाया कि जो शनि ग्रह है उसका जो चंद्रमा है उसके चंद्रमा को टाइटन कहते हैं। तो उस पर 1000 फीट गहरा समुद्र का पता लगाया गया है, जो अपने केंद्र के पास कम से कम 1000 फीट गहरा है। और इस समुद्र का नाम क्रैकन मारे रखा गया है। और इस समुद्र का नाम जिसका पता लगा है शनि के चंद्रमा टाइटन पे, उसका नाम क्रैकन मारे रखा गया। आगे देखिए, क्रैकन मारे टाइटन के उत्तरी ध्रुव के पास तरल इथेन और मीथेन का एक विशाल समुद्र है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,54,000 वर्ग मील है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है कि क्रैकन मारे जो है और टाइटन के उत्तरी ध्रुव के पास तरल इथेन और मीथेन का एक विशाल समुद्र है। ध्यान में रखेंगे। और इसका क्षेत्रफल 1,54,000 वर्ग मील है। क्रैकन मारे की गहराई और संरचना को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा टाइटन के मीथेन जल विज्ञान का
और अधिक सटीक मूल्यांकन भी हो सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। और इसके अतिरिक्त इससे हमें शनि ग्रह व अपने सौर मंडल के बारे में और भी अधिक जानकारियां भी हासिल हो सकेंगी। हमारा सौर मंडल क्या है ये पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके बारे में भी जानकारी मिली है। क्या होता है सौर मंडल? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा फिर भी। और इसे हम सौर परिवार का नाम भी देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। ठीक है, अब सूर्य होता है तो सूर्य क्या, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है और सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ध्यान में रखेंगे। ग्रह क्या होते हैं ये भी जान लीजिए, वैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, फिर भी देख लीजिए ग्रह क्या होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। और ग्रह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। और हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस अथवा नेपच्यून। ये ग्रह हैं, ध्यान में रखेंगे। और सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और यही कक्षा ऑर्बिट कहलाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये बीच में ये इस तरीके से जो ये ग्रह का चक्कर है ये इस तरीके से है और ये लगाते हैं और ये क्या है कि ऑर्बिट, इन्हीं को, इसी कक्षा को ऑर्बिट का कहा जाता है। ठीक है। और बुध जो है उस सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ये ध्यान में रखिएगा। और क्या क्या कह रहा है कि अभी तक प्लूटो भी ये ग्रह माना जाता था। पढ़ लीजिए, क्योंकि ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। बट अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन IAU ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड यथा सीरस आदि तथा प्लूटो ये बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट कहे जा सकते हैं, पर्टिकुलर ग्रह नहीं है। ग्रह केवल उन्हीं पिंडों को कहा जाता है जो नीचे दी गई तीनों शर्तों का पालन करते हैं। IAU के अनुसार क्या है कि निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाना, पिंड का द्रव्यमान इतना हो कि उसका अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो सके और पिंड के कक्षीय पथ पर या कक्षीय पथ के आसपास अवांछित छोटे छोटे पिंड न हो, ताकि किसी भी प्रकार की टक्कर न हो। तो ये तीन जो पूरा करेगा वो वही ग्रह होता है। और किसी भी पिंड के ग्रह बनने के उपरोक्त तीनों शर्तों में तीसरी शर्त को प्लूटो पूरा नहीं कर पाता था। प्लूटो को यम भी क्या कहते हैं, ये पूरा नहीं कर पाता था क्योंकि उसके कक्षीय पथ के पास कई छोटे छोटे अवांछित पिंड मौजूद हैं। अतः IAU ने प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखना ही उचित समझा 2006 के बाद से। हालांकि पिछले कुछ समय से वैज्ञानिक प्लूटो को फिर से ग्रह की श्रेणी में रखने पर जोर दे भी रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, अब शनि के बारे में था तो शनि के बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, क्योंकि शनि के चंद्रमा टाइटन पर ये सारी चीजें मिली हैं। शनि के चंद्रमा टाइटन पर समुद्र में मिला है तो शनि के बारे में पढ़ ले लीजिए क्या कह रहा है। शनि, शनि यानी सैटर्न सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि। और शोधकर्ताओं ने वर्ष 2019 में इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे 20 नए चंद्रमाओं की खोज की थी और जिससे इसके चंद्रमाओं की संख्या 82 हो गई है शनि के, जबकि बृहस्पति के चारों ओर 79 चांद चक्कर लगाते हैं।
और शनि के 82 चंद्रमा या उपग्रह में टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है और टाइटन की परिस्थितियां पृथ्वी से काफी अधिक मेल खाती हैं, इसलिए वैज्ञानिक इस उपग्रह के बारे में जानने हेतु हमेशा उत्सुक रहते हैं। और जल, मीथेन, अमोनिया या पत्थर जैसे तत्व बहुत मात्रा में या नहीं पाए जाने के कारण शनि सौर मंडल के 39 विशाल ग्रहों में शामिल है, जिन्हें गैस दानव कहा जाता है। और शनि पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। शनि ग्रह की एक विशेषता है इसके आकर्षक वलय रिंग, जिसके कारण शनि दूर से देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से ये घिरा रहता है। हालांकि शनि के अलावा बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस ग्रह में वलय उपस्थित है, लेकिन ये वलय शनि की तुलना में सुसज्जित एवं जटिल नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाथियों की गणना हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक उपयोग है। क्या है ये ध्यान से देखिए, आर्टिकल है क्या कह रहा है, चर्चा में क्यों है, ध्यान से। कभी हाल ही में हाथियों की गणना करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया गया है। हाथियों की गणना करने के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की यानी सैटेलाइट इमेजरी, सैटेलाइट से जो इमेज लिया जाता है उसका उपयोग किया गया है। तो क्या क्या खास है इसमें देखते हुए चलें कि हाल ही में अफ्रीकी हाथियों की आबादी की गणना करने के लिए अफ्रीकी हाथियों की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और बाथ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों अर्थात सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया है। ऐसी तस्वीरें जो सैटेलाइट के द्वारा ली जाती हैं। और शोधकर्ताओं का कहना है कि एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग और उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग हाथियों की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वर्तमान तकनीकों को बदल सकता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के द्वारा हाथियों व अन्य वन्य जीवों की सटीक निगरानी भी की जा सकती है। ये ध्यान में रखेंगे। तो अफ्रीकी हाथी की सैटेलाइट इमेजरी ली गई है। तो अफ्रीकी हाथी के बारे में पढ़िए क्या कह रहा है। अफ्रीकी हाथी, अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकी हाथी भारी भरकम आकार के शाकाहारी जीव हैं और समूहों में रहते हैं। और गौरतलब है कि हाथी सबसे बड़े मतलब स्थलीय धरती पर रहने वाले, स्थल पर रहने वाले स्तनपायी होते हैं। और अफ्रीकी हाथियों को 2004 से IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में हाथी दांत के लिए इनका अवैध शिकार भी बहुत मात्रा में हो रहा है। अब अफ्रीकन हाथी तो एशियाई हाथी के बारे में भी पढ़ लीजिए क्या है एशियन एलिफेंट। एशियाई हाथी एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं और ये भारत सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 13 देशों में फैले हुए सूखे जंगल और घास के मैदानों में निवास करते हैं। और भारत सरकार ने भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है और भारतीय हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है। और फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुए प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि CMS के 13वें सम्मेलन यानी COP13 में भारतीय हाथी को भी CMS समझौते की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है AI युक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे से चेहरे की पहचान। अच्छी टेक्नोलॉजी आई है ये और अच्छा है, इसकी व्यवस्था की गई है मेनली महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। क्या है ध्यान से पढ़े। AI युक्त कैमरे से चेहरे की पहचान चर्चा में क्यों। लखनऊ पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको AI कहते हैं, युक्त सुरक्षा कैमरों के माध्यम से चेहरे की पहचान तकनीक का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। किसने लिया है। लखनऊ पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मतलब एयरपोर्ट्स पे, बस स्टैंड से हर जगह पे लगाए जाएंगे कैमरे। इससे क्या होगा, ये कैमरे जो होते हैं चेहरे के हाव भाव को पढ़ने में ज्यादा सक्षम होते हैं कि ये परेशान है, घबराई हुई है, गुस्से में है, क्या है। आगे देखिए, इससे संबंधित जानकारी पहले पढ़िए क्या चीजें। इस तकनीक में महिलाओं के चेहरे के भावों को पढ़ने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का दावा किया जाता है कि हाव भाव से पता चलेगा। और इसके तहत AI युक्त कमरों की मदद से पुलिस महिलाओं के तनाव भरे चेहरे, एक कमरों नहीं कैमरों है, ठीक है ना, कि कैमरों की मदद से पुलिस महिलाओं के तनाव भरे चेहरे का अध्ययन करके उनके संकट में होने का आकलन करेगी और उन तक आवश्यक सहायता भी पहुंचाएगी। और यह तकनीकी महिलाओं के अभिव्यक्तियों अध्ययन कर संभावित संकट के प्रति उनके नजदीकी पुलिस स्टेशन को सतर्क भी करेगी। तो अच्छी बात है ये।
और यह नया प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर में शुरू किए गए मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है और इससे शहर में महिलाओं का पीछा करने, उन्हें धमकाने जैसे महिला उत्पीड़न के मामलों को कम करने में मदद का अनुमान भी लगाया गया है। लेकिन ये इस प्रोजेक्ट की कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या है इस प्रोजेक्ट की चुनौतियां, ये देखिए कि प्रौद्योगिकी नीति विशेषज्ञों, जो टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, और शोधकर्ताओं ने लखनऊ पुलिस के इस नए कदम की आलोचना करते हुए इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया है और खुफिया कैमरे का उपयोग करके महिलाओं के चेहरे के भावों की रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग किया जा सकता है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है उसके बाद इन्हीं रिकॉर्डिंग से उसका और अधिक उत्पीड़न नहीं होगा। ये भी बात सही है। तो चुनौतियां भी हैं, देखिए कि क्या इसमें, और यह भी निर्धारित नहीं है कि इन एआई कैमरों का द्वारा कौन से अभिव्यक्तियों को ट्रैक किया जा रहा है और इन अभिव्यक्तियों को ट्रैक करने की प्रणाली कितनी सक्षम है। और इसके अलावा अभी यह भी आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति जो क्रोध या संकट की अभिव्यक्ति कर रहा है वास्तव में उसमें पुलिस हस्तक्षेप की आवश्यकता भी है, वो ये भी बात सही है। और यह नया प्रोजेक्ट पुलिस द्वारा अनावश्यक उत्पीड़न का एक नया साधन बन सकता है और इससे उन क्षेत्रों में अति पुलिसिंग की स्थिति पैदा होगी जहां ये एआई युक्त कैमरे तैनात किए जाएंगे। तो ध्यान में रखेंगे। आज का टॉपिक था, यहीं पे समाप्त होता है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक जरूर फॉलो करेंगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और 10:30 बजे कल से फिर मुलाकात होगी। रोजाना एक क्लास चलेगी। तो 2-3 दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से एक क्लास हो नहीं पाई, लेकिन अब रेगुलर चलेगी। तो आप लोग समय से धैर्य बना के यहाँ पे रोजाना आए। अब इसमें आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।